हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो किया था वो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस तक कर लिया था, है ना। आज स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज। देखो बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो बच्चों हमारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ये टोटल 3 लॉज होती हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो पहले हम फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। मैं लिखता हूं यहां पर, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन will remain in motion until and unless, क्या बोला? Until and unless an external force is applied on। क्या बोला गया है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। कब तक? ऐसा जब तक होगा जब तक उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं हो रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, है ना। टेबल के ऊपर एक बुक रख दी। अब वो जो, मान लीजिए, चलो बुक छोड़ो, मार्कर है ना, ये एक मैंने यहाँ पर ही मार्कर रख दिया। ये मार्कर रखा है, रखा रहेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा, बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा। एक टेबल है और टेबल के ऊपर तुमने क्या रख दिया? बुक रख दिया। बुक को रख दिया तुमने, रखा है 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, वो रखी ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक हम या तुम या कोई भी उसको पुश या फिर पुल नहीं करेगा। यानी कि या तो उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा या फिर उसको आगे की तरफ पुश नहीं करेगा या उसको उठाएगा नहीं। तो वो जो हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कौन सी कहलाई जाती है? वो फोर्स कहलाई जाएगी हमारी एक्सटर्नल फोर्स कहलाई जाती है। तो एक बॉडी रेस्ट में थी, ये तो समझ में आ गया कि एक बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में रहेगी। और कब तक रहेगी रेस्ट में? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, है ना। अब एक बॉडी मोशन में है, मान लो तुमने एग्जांपल लिया साइकिल चलाने का, है ना। एक तुमने साइकिल चलाया, साइकिल चला रहे हो या साइकिल के पेंडल तुमने घुमाए, साइकिल के पेंडल घुमा दिए, वो घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। एक बार घुमा दिए तो वो हमेशा घूमते रहेंगे। ऐसा क्यों होगा या ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर कोई एक बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो हमेशा मोशन में ही रहती है। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या पेंडल घुमाते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है, जैसे कि एयर उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो एयर क्या करेगी? उसको थोड़ा बहुत मूवमेंट में दिक्कत करेगी, धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती चली जाती है? धीमी होती चली जाती है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते वक्त ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक से क्या होता है? ब्रेक क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो टायर को ग्रिप कर लेता है। टायर के ग्रिप करने से बेनिफिट क्या होता है? टायर के ग्रिप करने से बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी और धीरे धीरे इस टायर के घूमने की स्पीड कम होती चली जाएगी। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? तो अब समझ में आया होगा शायद, दोबारा मैं समझाता हूँ कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। और ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर देते। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब आती है न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मैं न्यूटन की सेकंड लॉ की बात करता हूं, पहले मैं ना आज तुम्हें तीनों की तीनों लॉज एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर कल यानी कि नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर मैं इसकी एप्लीकेशंस और बीच में जो छोटी छोटी टर्म्स है मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ मुझे बताना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ये कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ठीक है जी? And takes place in the direction in which the force acts. क्या बोला गया? इन्होंने हमसे बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। अब तुम लोगों के सामने एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, क्या है वो? मोमेंटम। सबसे पहले मैं तुम्हें मोमेंटम समझाता हूँ। मोमेंटम क्या होता है? देखो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी is called momentum। यानी कि अगर मैं मास और वेलोसिटी का क्या कर दूं? प्रोडक्ट कर दूं, तो जो बनेगा वो क्या होगा? मोमेंटम। तो उन्होंने क्या बोला? अच्छा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं? रो से, m इंटू v। क्या हो जाएगा? m इंटू v। अब एक बात देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी किसी भी चीज के रेट की बात करी जाती है तो यहाँ पर रेट का मतलब वो पैसों से नहीं होता। रेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज हो रहा है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया mv माइनस mu। फर्स्ट चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ा है, u और v। u क्या होता है? u क्या होता है? u होते हैं इनिशियल वेलोसिटी और v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। तो जब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को अगर हम माइनस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। अब यहां पर एक वर्ड ये आ गया कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास ये दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। मैंने बोला ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि अगर हमने इसको इंक्रीज किया है तो ये भी इंक्रीज होगा, और अगर हमने इसको डिक्रीज किया है तो ये भी डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक टर्म होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर तुमने इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज होगा, और अगर इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज होगा। बात समझ गए? दो बॉडीज हैं, एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज, पहली डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? mv माइनस mu जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के, है ना। और ये उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी कि अगर फोर्स इधर अप्लाई हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो भी किधर होगा? वो भी इधर ही होगा। अब देखो प्रोपोर्शन का साइन हटता है ना, तो ये कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट। f इज इक्वल्स टू k mv माइनस mu अपॉन t। k की वैल्यू 1 हो जाती है, m कॉमन ले लो, क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन t। अब एक बात समझो, f इज इक्वल्स टू m। ये बच्चों ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m a। तो बात समझ में आ गई? सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and in the direction in which the force acts। तो फाइनली सॉल्व होके हमारा यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है जो कि क्या होता है? F is equals to m a। नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ देखते हैं।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन होती है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बड़ी छोटी सी लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मान लो आपके पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही। इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, या इस तरह से मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, तो जितनी फोर्स ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है ना, थोड़ा मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। दो बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी। जितनी फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रही है, उतनी ही फोर्स बॉडी बी किस पर लगाएगी? बॉडी ए पर। इसलिए कहा जाता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक छोटी सी मजाक की बात है कि जितनी तेज अगर आप किसी के थप्पड़ मारते हैं, उतनी ही तेज चोट भी आपके लगेगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।